दुनिया के कोने कोने में ऐसे रहस्य दफन हैं जिनके राज्य से अगर पर्दा उठ जाए तो हमारी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री बदल सकती है। कई थियरीज के मुताबिक प्राचीन समय में धरती पर जायंट्स विशालकाय इंसान रहा करते थे। ये जायंट्स दिखने में इंसानों जैसे थे, लेकिन इनका साइज काफी बड़ा होता था। साल 2003 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ग फॉसबाइंडर अपनी टीम के साथ इराक में रिसर्च कर रहे थे। अपनी शोध के दौरान उन्होंने ऐसी डिस्कवरी की जो सदियों से एक पहेली बनी हुई थी। फॉसबाइंडर और उनकी टीम ने गिलगमेश के मकबरे की खोज कर ली थी। इससे पहले इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर विवाद था कि गिलगमेश सच में कभी धरती पर मौजूद था या फिर ये सिर्फ एक काल्पनिक पात्र था। गिलगमेश के बारे में कहा जाता है कि वह 17 फीट लंबा था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसका जन्म एक ह्यूमन और मेसोपोटामियन गॉडेस के संबंध से हुआ था। उसके शरीर का 2/3 हिस्सा भगवान जैसा था, जबकि 1/3 हिस्सा इंसानी गुणों वाला था। ये सभी बातें एपिक ऑफ गिलगमेश से पता चलती हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी इंसानों द्वारा लिखी गई कहानियों में से एक है। एंशिएंट कहानियों के अनुसार गिलगमेश इराक के डेजर्ट एरिया उरुक में शासन करता था। फॉसबाइंडर और उनकी टीम ने इसी जगह पर खोज की थी और एक उन्नत प्राचीन सिटी की डिस्कवरी करने में कामयाब हुए थे। वह शहर प्राचीन समय में काफी समृद्ध रहा होगा। वहाँ पर प्रॉपर कैनाल सिस्टम बने हुए थे। डेजर्ट एरिया में लोगों ने गार्डन बना रखे थे। घर के बाहर कुछ खाली इलाका छोड़ा जाता था और फिर भी वहाँ सभ्यता फल फूल रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट इस शहर को विंड्स इन द डेजर्ट का नाम देते थे। इसी शहर के पास एक मकबरा भी पाया गया, जिसे गिलगमेश का मकबरा माना जा रहा है। फॉसबाइंडर और उनकी टीम इस मकबरे के करीब पहुंच चुके थे और उसे बाहर निकालने का प्लान भी बना चुके थे। फॉसबाइंडर का कहना था कि वह दावे के साथ नहीं कह सकते कि वह मकबरा गिलगमेश का ही था, लेकिन जिस तरह आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गिलगमेश का वर्णन किया है, उनके अनुसार उन्होंने उसी रहस्यमय मकबरे की खोज की थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। साल 2003 में सद्दाम हुसैन को पकड़ने और इराक के लोगों को आजाद कराने के लिए अमेरिका ने इराक में अपनी सेना उतार दी थी। इस कारण फॉसबाइंडर को अपनी रिसर्च बीच में ही छोड़कर अपनी टीम के साथ जर्मनी वापस लौटना पड़ा। इससे पहले भी इराक में कई बड़ी खोजें की जा चुकी हैं। उत्तरी इराक में एक लाइब्रेरी मौजूद है जो 7वीं सदी ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस लाइब्रेरी का निर्माण असीरियन किंग असुरबानीपाल ने कराया था। साल 1839 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्टिन हेनरी लायर्ड इस लाइब्रेरी की खोज कर रहे थे जब उन्हें क्ले से बना एक टैबलेट नजर आया। यह टैबलेट एक तरह की किताब की तरह था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ऑस्टिन हेनरी उस लेखन को पढ़ने में असमर्थ रहे। कुछ समय बाद इराक के अलग अलग स्थलों से करीब 15,000 ऐसे ही फ्रेगमेंट्स मिले। इन सभी को ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दिया गया और दुनिया भर के रिसर्चर्स उन्हें पढ़ने और ट्रांसलेट करने की कोशिश करने लगे। कई तरीकों से उन्हें पढ़ने के प्रयास किए गए, लेकिन सभी नाकाम साबित हुए। करीब 2 दशक बाद जॉर्ज स्मिथ ने इस क्षेत्र में सफलता हासिल की। स्मिथ ने सिर्फ 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। उनका दिमाग काफी तेज था, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें इतिहास को खंगालने का शौक था। स्मिथ ने एक बैंक में नौकरी शुरू की और रोजाना लंच टाइम में ब्रिटिश म्यूजियम जाकर उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते। साल 1866 में म्यूजियम स्टाफ ने उन्हें नौकरी की प्रस्ताव दिया, जिससे स्मिथ को अपनी रिसर्च के लिए अच्छा समय मिल गया। उन्हें 15,000 फ्रेगमेंट्स को पढ़ने का काम सौंपा गया और अपनी खुद की ज्ञान की मदद से स्मिथ उन्हें पढ़ने में सफल भी हुए। सबसे पुराने टैबलेट पर उन्होंने एपिक ऑफ गिलगमेश की कहानी पढ़ी। कई टैबलेट्स पर हजारों साल पहले धरती पर आई प्रलय के बारे में भी जानकारी दी गई थी। उन टैबलेट्स पर लिखा था कि सिर्फ एक परिवार को छोड़कर पूरी मानव सभ्यता का अंत हो गया था। बाइबल में नोवा की कहानी भी काफी हद तक ऐसी ही सुनाई देती है। साल 1875 में जॉर्ज स्मिथ ने ये सारे रहस्य दुनिया के सामने उजागर किए, लेकिन अगले ही साल 1876 में मात्र 26 साल की उम्र में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद से लेकर आज तक स्कॉलर्स और रिसर्चर्स बाकी टैबलेट्स को पढ़ने और ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगमेश के बारे में जैसा हमने बताया, वह कोई सामान्य इंसान नहीं था। उसका जन्म देवताओं के द्वारा हुआ था। धीरे धीरे गिलगमेश ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह दूसरी महिलाओं के साथ जबरन संबंध बनाने लगा और अपने समय का सबसे क्रूर राजा बन गया। गिलगमेश को सबक सिखाने और नियंत्रित करने के लिए देवताओं ने एनकिडू को धरती पर भेजा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। इस युद्ध में भले ही गिलगमेश की जीत हुई, लेकिन एनकिडू की ताकत ने उसे काफी प्रभावित किया। इस लड़ाई के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद एनकिडू की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ने गिलगमेश को गहरे सदमे में डाल दिया और उसने अमर होने का उपाय खोजने की कोशिश शुरू कर दी। उसे अमर होने का तरीका तो नहीं मिला, लेकिन वह समझदारी और ज्ञान के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया। उसे दुनिया और ब्रह्मांड की सारी जानकारी हो गई थी। अगर 2003 में गिलगमेश का मकबरा बाहर निकाल लिया जाता तो यह सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जाती। दुनिया पहली बार किसी 17 फुट लंबे जायंट की खबर देखती और कई रहस्यों से पर्दा उठता। गिलगमेश की कब्र के साथ साथ क्या चीजें दफन की गई होंगी, ऐसे ही कई ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में हमें पता चल सकता था। कुछ थ्योरीज के मुताबिक अमेरिका ने 2000
2003 में एक सोची समझी साजिश के तहत इराक पर हमला किया था। सिर्फ सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करना ही अमेरिका का मकसद नहीं था और न ही इराक का 911 हमले में कोई हाथ था। कहा जाता है कि अमेरिका इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन क्या इराक पर हमला करने का कोई और भी कारण था? क्योंकि अमेरिकी सेना ने इराक में प्रवेश करते ही वहां की इस ऐतिहासिक साइट से सभी रिसर्चर्स को भगा दिया था। क्या अमेरिका की नजरें केवल तेल पर थीं या फिर इन रहस्यमय और ऐतिहासिक खोजों पर भी? ये सवाल आज भी उठते हैं और इनके जवाब अभी तक अनसुलझे हैं। साथ ही ग्लोबल मीडिया को भी इस साइट से वापस जाना पड़ा था। कई बड़े मीडिया हाउसेस ने गिलगमेश के मकबरे के बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश की थीं, लेकिन बाद में वे सभी रिपोर्ट्स डिलीट कर दी गईं और सभी को वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद यूएस मिलिट्री ने वहां काफी खुदाई की। सवाल यह उठता है कि क्या मिलिट्री ने गिलगमेश के मकबरे को बाहर निकाला था? इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बात पर शक इसलिए भी होता है क्योंकि यह हिस्टोरिकल साइट राजधानी बगदाद से काफी दूर थी और इसका सद्दाम हुसैन या किसी भी वॉर रिलेटेड कंट्रोवर्सी से कोई कनेक्शन नहीं था। अमेरिकन इन्वेजन के दौरान इराक में एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा। बगदाद के नेशनल म्यूजियम को सेना ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। नतीजा यह हुआ कि स्थानीय लोग म्यूजियम में घुस आए और हजारों कीमती आर्टिफैक्ट्स लूट कर ले गए। यह लूटपाट 10 दिनों तक जारी रही। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार दिया था। बाद में खबरें आईं कि स्थानीय लोगों के म्यूजियम लूटने से पहले यूएस मिलिट्री ने म्यूजियम को खंगाला था और वहां से ट्रक भर भर कर सामान अमेरिका भेज दिया था। अगर यह सच है तो कौन कौन सी चीजें म्यूजियम से अमेरिका भेजी गईं, ये कोई नहीं जानता। जब यह मुद्दा इंटरनेशनल कम्युनिटी में गरमाया तो मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसे कर्नल माइकल बोगदानोस लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। बोगदानोस ने बताया कि म्यूजियम के अंडरग्राउंड वॉल्ट में कई कीमती चीजों को छुआ तक नहीं गया था। कई गोल्ड कॉइन्स और सील्स ज्यों के त्यों थे। इसका मतलब था कि केवल कुछ खास चीजों को ही टारगेट किया गया था। उनका कहना था कि म्यूजियम लूटने आए लोग अच्छे से जानते थे कि उन्हें क्या सामान लूटना है, इसलिए उन्होंने बाकी चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। साल 1920 में इराक में एक अफवाह तेजी से फैली थी कि इराक के रेगिस्तान में एक स्टारगेट मौजूद है। यह एक ऐसा उपकरण था जिसकी मदद से इंसान दुनिया के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट हो सकता था, यहाँ तक कि धरती के बाहर की दुनिया में भी जा सकता था। इस अफवाह ने दुनिया के सभी बड़े देशों का ध्यान आकर्षित किया। अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे तमाम देशों ने अपने अधिकारियों को इराक भेजा और इस स्टारगेट के रहस्य का पता लगाने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना था कि गॉड अनुना ने इसी स्टारगेट का इस्तेमाल करके इराक में प्रवेश किया था और अनुना धरती के बाहर से आने वाले विजिटर्स थे। सालों तक इराक में इस स्टारगेट की खोज जारी रही। यह भी कहा जाता है कि 1941 में हुए एंग्लो इराकी वॉर का मुख्य कारण सिर्फ यह स्टारगेट था, लेकिन धीरे धीरे यह अफवाह शांत हो गई और मामला ठंडा पड़ गया। इसके बाद 1980 के दशक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान स्टारगेट की अफवाहों को दोबारा तूल मिली। ऐसी खबरें सामने आईं कि सद्दाम हुसैन ने स्टारगेट खोज लिया है और इसे फंक्शनल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यह बात अमेरिका को हजम नहीं हुई। साल 1991 में अमेरिकी सेना और इराक के बीच गल्फ वॉर छिड़ा। इसी बीच एक रूसी अखबार में खबर पब्लिश हुई कि एक रूसी कर्नल के अनुसार उन्होंने देखा कि यूएस एयरफोर्स ने इराक में किसी यूएफओ को अपना निशाना बनाकर ढेर कर दिया है। कर्नल का कहना था कि उन्होंने करीब से वह जगह भी देखी जहां पर यूएफओ क्रैश हुआ था। वह यूएफओ काफी छोटा था, उसका डायमीटर करीब 15 फीट था। अंदर सिर्फ 3 चेयर्स थीं और हर चेयर पर अधिकतम 3 फीट का आदमी बैठ सकता था, जैसे कि वह किसी बच्चे के लिए बनाई गई हो। कर्नल को सबसे अजीब बात यह लगी कि यूएफओ के आसपास कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। उसे कौन उड़ा रहा था, यह बात एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। कर्नल ने यह भी कहा कि सद्दाम हुसैन दूसरी दुनिया से संपर्क करने के काफी करीब पहुंच चुके थे। तभी अमेरिका ने इराक पर हमला बोल दिया। इससे जुड़ी जो भी चीजें बगदाद के नेशनल म्यूजियम में रखी गई थीं, वे सभी यूएस मिलिट्री अपने साथ ले गए। अगर वाकई में इराक में इतने सारे रहस्य दफन हैं, तो गिलगमेश के मकबरे का होना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात तब होगी जब उस मकबरे की खोज सही तरीके से की जाएगी और 17 फुट के स्केलेटन को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। बिना सबूतों के आधार पर किसी भी रिसर्च पेपर, जर्नल या व्यक्ति पर विश्वास करना मुश्किल होता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में धरती पर कभी 17 फुट के मानव रहा करते थे? और क्या सच में इराक में कोई स्टारगेट मौजूद हो सकता है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर यह आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।